ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको लिए बीकॉम एंट्रेंस का आज मैं मनी एंड बैंकिंग का सेट ए लेके आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 1 से 25 क्वेश्चन होंगे। अब इस सेशन में हमारे इसमें कम से कम 3-4 सेट मैं आपको मनी एंड बैंकिंग का दूंगा, फिर इसके बाद मैं इकोनॉमिक्स का सेशन भी शुरू करूंगा। ठीक है ना? तो आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं और ये कभी ना कभी आए हुए क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम के हैं। तो आइए ज़रा हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्या कह रहा है कि हु इज़ इशू द 1 रुपीज़ नोट। 1 रुपीज़ नोट कौन इशू करता है? तो ध्यान रखिएगा, 1 रुपीज़ नोट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कौन इशू करता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना? ऑप्शन बी इज जो करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर कह रहा है व्हेन स्टार्ट द लीड बैंक योजना। लीड बैंक योजना कब स्टार्ट हुई? तो ऑप्शन सी इज जो करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज जो करेक्ट आंसर। 1969 में लीड बैंक योजना शुरू हुई थी। फिर कह रहा है व्हेन द नेशनलाइज ऑफ द आरबीआई। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो 1949 हुआ। दरअसल था क्या कि आरबीआई जो था ना 31 दिसंबर 1948 तक ये शेयर होल्डर का बैंक हुआ करता था। किसका बैंक हुआ करता था? सर, शेयर होल्डर का बैंक हुआ करता था। इसके बाद हुआ क्या कि 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया और इसको सेंट्रल बैंक का दर्जा दे दिया गया। तो 1 जनवरी 1949 को, मैंने डेट नहीं लिखी है, सिर्फ लिखी है, इसका नेशनलाइजेशन हुआ। हाँ, एक क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीआई कब तक शेयर होल्डर का बैंक था? तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई जो था 31 दिसंबर 1948 तक किसका बैंक था? शेयर होल्डरों का बैंक था। उस समय उसको सेंट्रल बैंक का दर्जा नहीं मिला था। ठीक है सर। EEFC का फुल नेम कह रहा है, EEFC फुल नेम इज, EEFC का फुल नेम क्या है? तो यहाँ पे लिखा है अर्निंग इक्विटी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एक्सचेंज अर्निंग फॉरेन करेंसी अकाउंट, फिर कह रहा है इक्विटी एक्सचेंज फाइनेंशियल कंपनी या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी इज जो करेक्ट आंसर। एक्सचेंज अर्निंग फॉरेन करेंसी अकाउंट इज द फुल नेम ऑफ EEFC। ओके बेटा, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। In 1955, after nationalization of Imperial Bank, become new name। कह रहा है ना, जो इंपीरियल बैंक था, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। 3 बैंक को मिला के इंपीरियल बैंक बना था। ठीक है ना? एक बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, इन 3 बैंक को मिला के इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी। उसके बाद इसका क्या किया गया कि 1955 में नेशनलाइजेशन करके इंपीरियल बैंक का नाम डाल दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब ध्यान रखिएगा, अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। चलता रहा, फिर 1921 से 1955 आया, तो इस इंपीरियल बैंक का नेशनलाइजेशन करके नाम इसका चेंज कर दिया गया और नाम क्या रख दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है बेटा, चूँकि सीबीएसई बोर्ड वालों थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन यूपी बोर्ड वाले काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें पढ़े हैं। ठीक है, व्हेन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंपीरियल बैंक, अभी मैंने चर्चा किया इंपीरियल बैंक का इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है? तो बेटा 1921, बी आंसर इज करेक्ट आंसर। फिर कह रहा है व्हाट इज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सिम। एक्सिम बैंक का मतलब होता है बेटा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। कौन सा बैंक? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक। ठीक है ना? ये जो हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं ना, उसके बीच में जो भी फाइनेंशियल का ट्रांजैक्शन, जो भी फाइनेंशियल का हमारा इश्यूज आते हैं, वो सारे कौन सॉर्ट आउट करते हैं? एक्सिम बैंक। तो एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो बेटा 1982 में एक्सिम बैंक की स्थापना हुई, 1982 में। ठीक है, फिर कह रहा है व्हेन द इशू ऑफ फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब इशू किया गया? तो बेटा फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो इशू किया गया वो हो गया 1948 में इशू किया गया। कब इशू किया गया है? 1948 में। ठीक है, पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी की इंडस्ट्री कैसे काम करेगी, इंडस्ट्री का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, इंडस्ट्री का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, किस किस मानक के तहत वो काम करेगी, कौन कौन से काम उसे क्राइटेरिया में आएंगे, ये सारी चीज़ें इस पॉलिसी में डिसाइड की गई। और पॉलिसी कब बनी थी? 1948 में पहली पॉलिसी बनी थी। फिर कह रहा है बैड मनी आर डिराइव्ड द गुड मनी फ्रॉम द सर्कुलेशन, कि बुरी मुद्रा, इसका कहने मतलब बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये किसका कथन था? कि जैसे मान लीजिए अगर मैं एक गोल्ड की मनी चलाऊं और एक मैं मान लीजिए सिल्वर की मनी चलाऊं, तो होता क्या था कि लोग गोल्ड की मनी को छिपा के रख लेते थे और सिल्वर की मनी को मार्केट में क्यों छिपा के रखते? क्योंकि महंगी थी, इससे उनको ज्वेलरी बन जाती थी, सारी चीज़ें उन्होंने इसे बेचना शुरू कर दिया। तो ये अच्छी मुद्रा जो है ना, ये खराब मुद्रा है, ये जो सिल्वर एक तरह से
गोल्ड के कंपेरिजन में बुरी मुद्रा है, तो ये लोग चलाते थे और गोल्ड मुद्रा, जैसे ऐसे ही मान लीजिए आपके पॉकेट में एक 10 की नोट पड़ी है पुरानी, एक नई नोट पड़ी है, तो आप क्या करते हो, पहले पुरानी नोट चलाते हो ना, बुरी मुद्रा चलाते हो और अच्छी मुद्रा चलन से बाहर हो जाती है। तो सेम कंडीशन ही था, तो यही कह रहा है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। किसका कथन है? तो बेटा ये ग्रेशम लॉ का कथन है। ग्रेशम लॉ इंग्लैंड की एक महारानी थी एलिजाबेथ, उनका ये एक फाइनेंशियल लीगल एडवाइजर थे। ग्रेशम लॉ किसका लीगल एडवाइजर थे? महारानी एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ कहाँ की थी? इंग्लैंड की महारानी थी, ठीक है ना। ठीक है सर। फिर कह रहा है रिप्रेजेंट पेपर मनी इज, पेपर मनी क्या रिप्रेजेंट करता है? तो रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी क्या होती है? जिसके पीछे 100% कोष रखा जाए, जिसके पीछे 110% रिजर्व, या 80%, या कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा 100% जिसके पीछे रिजर्व, मतलब गोल्ड और सिल्वर, ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। ठीक है सर। आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। फिर कह रहा है हु इज़ द रिक्रूटमेंट ऑफ द आरबीआई। आरबीआई के इस्टेब्लिशमेंट के लिए रिक्रूटमेंट किसने किया? चौरे कमेटी ने किया, नरसिंह कमेटी ने किया, भाभा कमेटी ने किया, ये हिल्टन यंग कमेटी। हिल्टन यंग कमेटी। हुआ क्या दरअसल बेटा, मैं आपको बताऊं कि देखिए पहले क्या था ना, इंपीरियल बैंक आया, उसके बाद काफ़ी बैंक आया। 1870 में आपका दी बैंक ऑफ हिंदुस्तान आया जो कि असफल रहा, ऐसे करके, लेकिन कोई सेंट्रल बैंक का दर्जा नहीं पा पाया। तो हुआ क्या, 1920 में एक कमेटी बनी जिसका नाम था हिल्टन यंग कमेटी। हिल्टन यंग कमेटी काम करती रही और इसने क्या किया, 1926 में सेंट्रल गवर्नमेंट से आरबीआई के लिए रिकमेंड किया कि मुझे क्या चाहिए, आरबीआई चाहिए। रिकमेंड किया कब? 1926 में। 1926 में रिकमेंड किया, उसके बाद सारी चीज़ें चलती रहीं। फिर हुआ क्या कि 1934 में सब कुछ ठीक रहा तो आरबीआई एक एक्ट पारित किया गया, और एक्ट के जस्ट एक साल बाद 1935 में आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया। तो ये पूरी हिस्ट्री थी बेटा, ये पूरी क्या थी, हिस्ट्री थी जो मैंने आपको समझाई, ठीक है। तो आरबीआई के लिए रिकमेंड किसने किया? हिल्टन यंग कमेटी ने। हु इज़ द फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिशमेंट इंडिया। कौन सा इस्टेब्लिशमेंट था बैंक पहला इंडिया में? इंडिया का पहला बैंक कौन सा था? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1870 में। कब हुई थी? 1870 में, ठीक है। फिर कह रहा है फिशर्स इक्वेशन इज, फिशर का इक्वेशन क्या है? फिशर इक्वेशन कहता है, ये आपके यूपी बोर्ड के चैप्टर में जो आपने क्वांटिटी मनी पढ़ा था ना, उसी में आपका रहा होगा P इक्वल टू MV प्लस M1 V1 अपॉन T। ऑप्शन बी इज जो करेक्ट आंसर, ठीक है सर। फिर कह रहा है मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट आर अलाउड इज, मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे अलाउड होता है? तो फिक्स डिपॉजिट, जो आप फिक्स डिपॉजिट लंबे समय के लिए, मतलब 5 साल, 3 साल, 10 साल, 15 साल के लिए करते हो, तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5 से लेके 9.5 तक जाता है। सबसे हाई रेट इसी पे होता है, ठीक है ना। फिर कह रहा है इफको इज इफको क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पब्लिक इंटरप्राइजेज है, प्राइवेट इंटरप्राइजेज है, या पब्लिक ट्रस्ट है? तो ध्यान रखिएगा इफको जो है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इफको हुआ, ठीक है। लिज्जत पापड़ हुआ, ठीक है। लिज्जत पापड़ का इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको मैं बता दूं, इसमें 7 महिलाएं, गुजराती महिलाएं थीं, जो 15 मार्च लिज्जत पापड़ वाला बता रहा हूँ, 15 मार्च 1959 को इन्होंने एक संगठन, एक अपने आप में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, जो कि 280 रुपये, एक छगन लाल थे, उनसे उधार लेके इन महिलाओं ने आलू खरीदा और पापड़ बनाने का काम शुरू किया। 7 महिलाएं थीं, पार्वतीबेन पोपट, इस तरह इसका मेन हेड थी, इस तरह की 7 महिलाएं थीं, उन्होंने बनाना पड़ा। आज लिज्जत पापड़ अपने इंडिया में बहुत बड़ा ब्रांड है, सबसे महंगा पापड़ इसी का बिकता है। तो ये आपका लिज्जत पापड़ भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अमूल दूध, जो आप अमूल दूध, अमूल दही खाते हो ना, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इफको भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है। तो ये सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्लोगन है वन फॉर ऑल फॉर वन, सब एक के लिए, एक सबके लिए, ठीक है ना, ये इसका स्लोगन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीज बैंक आर कॉल्ड शेड्यूल्ड बैंक विच आर इन्वॉल्व। वो कौन सा बैंक होता है जो शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है? तो ध्यान रखिए, शेड्यूल्ड बैंक वो कहलाएगा जो आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल नंबर 2 में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। इन फॉरेन ट्रेड व्हाट इज मीन ऑफ एलओसी। एलओसी का फॉरेन ट्रेड अगर करते तो एलओसी का मतलब क्या होता है? तो एलओसी क्रेडिट लेटर ऑफ क्रेडिट। फिर व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एसडीआर। एसडीआर का फुल नेम होता है स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट बेटा इसका फुल नेम होता है, ऑप्शन बी इज जो करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर व्हाट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ का एस्टेब्लिशमेंट ये क्या है? तो 1945 इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड फुल नेम होता है आईएमएफ का, ठीक है। फिर कह रहा है
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ बैंक, बैंक के कितने फंक्शन होते हैं, मनी के कितने फंक्शन होते हैं, तो ध्यान रखिएगा मनी के 4 फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, कॉन्टीजेंट फंक्शन, अदर फंक्शन। ऑन 15 अप्रैल 1980 को कितने बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया, तो बेटा 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 14 6 20 हो गए। ये जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है 1969 को किया गया, और ये 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा 4 सितंबर 1993 को एक न्यू बैंक जिसका विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया, इसलिए कितने बैंक बचे, एक जब विलय हो गया, एक यहाँ से हट गया, 19 बैंक बचे। कब विलय किया गया, न्यू बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कब किया गया, तो 4 सितंबर 1993 को। ठीक है। द प्रेजेंट टाइम विच आर सिस्टम टू फॉलो फॉर इशू ऑफ पेपर मनी, इस समय कौन सा सिस्टम चल रहा है पेपर मनी इशू करने के लिए, तो बेटा इसमें क्या है, मिनिमम फंड सिस्टम चल रहा है। 200 करोड़ की मुद्रा और सोना चांदी रख के हम कितना भी मुद्रा कर सकते हैं। उस 200 करोड़ में क्या होता है, 115 करोड़ का सोना चांदी होता है, और 85 करोड़ की जो होती है वे विदेशी प्रतिभूतियाँ होती हैं, फॉरेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है। व्हेन द रिमूव द न्यू वर्ड फ्रॉम न्यू पैसे, न्यू पैसे में से न्यू शब्द कब हटाया गया, तो 1 जून 1964 को नया पैसे में से नया शब्द हटा दिया गया। न्यू मनी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी 2 होते बेटा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिल्टन यंग कमेटी, व्हेन द एस्टेब्लिशमेंट, हमने अभी समझाया था हिल्टन यंग कमेटी कब आई थी, 1920 में आई थी। कब आई थी बेटा, 1920 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1926 में इसने आरबीआई के लिए डिमांड किया, फिर सरकार के द्वारा 1934 में आरबीआई एक्ट लाया गया, फिर फाइनली रूप से 1935 में इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया किसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। लेकिन हाँ, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 31 दिसंबर 1948 तक ये किसका बैंक था, शेयर होल्डर का बैंक था। फिर क्या किया गया, 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन करके इसे सेंट्रल बैंक का दर्जा दिया गया। प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हम समय समय पे ऐसे ही नॉलेजेबल चीज़ें शेयर करते रहें, जो कि आपकी बीकॉम एंट्रेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, काफ़ी आपको हेल्पफुल करेगी। तो आप चैनल जरूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। फिर अगला वीडियो के साथ आपसे हम मिलते हैं कल, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।